ओके, अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर एल्युमिनियम के आइटम बनाने हैं, क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा यही मतलब है, इस तरह से पास पास आइटम होंगे। तो आपने इस तरह से पास पास आइटम बना दिए। ये किसके आइटम है? एल्युमिनियम के आइटम। आप कह रहे हो इतना पास पास क्यों बनाया? क्योंकि हमने डोपिंग को पहले की तुलना में 1000 गुना, पहले 10⁻6 पे 1 था, अब 10⁻6 पे 10⁻3, 1000 गुना आपने डोपिंग को बढ़ा दिया। तो जब आप डोपिंग को बढ़ा दोगे तो आप देखोगे इस तरह से एल्युमिनियम के आइटम जो है वो पास पास आ गए। अब इसके अंदर और भी है, कार उसमें सिलिका वगैरह के भी आइटम है, लेकिन हमने जस्ट उस चीज को ग्राफिकली दिखाने को इस तरह से बनाया है। ऐसा ही काम आप इधर करिए। इधर आपको क्या मिलाना है? फास्फोरस। तो आप इधर जब फास्फोरस मिलाओगे तो आपके पास इस तरह से बहुत सारे फास्फोरस के एटम हो जाएंगे, और ये सारे फास्फोरस के एटम जो हैं ये बहुत पास पास हैं, है ना। देखो इस तरह से हमने कोशिश की है बनाने की, कि डेंसिटी की हायर वैल्यू को दिखाने के लिए आपने दिखा दिया कि फास्फोरस के एटम बहुत पास पास हैं। जस्ट फास्ट बनाते हैं। फास्फोरस के साथ क्या था? फास्फोरस के साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। तो अब देखो, ये वाला जो फास्फोरस का एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत भेजेगा और ये वाला एल्युमिनियम ले लेगा। तो हुआ क्या कि जंक्शन के एक तरफ देख रहे हो, बिल्कुल जस्ट यहाँ पर इस तरफ बिल्कुल जस्ट बगल में फास्फोरस के एटम है, और वैसे ही जंक्शन के दूसरी तरफ बिल्कुल यहाँ बगल में आपके एल्युमिनियम के एटम है। तो क्या हुआ, बिल्कुल जंक्शन के एक तरफ के जो फास्फोरस है और एक तरफ के एल्युमिनियम तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, और यहाँ पर निगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाएगी। क्योंकि ये एटम बहुत पास पास थे और संख्या में ज्यादा थे, तो जंक्शन के दोनों तरफ भी बहुत पास थे, तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते ही थोड़ी दूर जाते ही एल्युमिनियम मिल गया और थोड़ी दूर पे ही फास्फोरस था। तो आप देख रहे हो ये जो विड्थ है ये बहुत कम है, ये विड्थ बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लेते, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? डोपिंग आप 1000 गुना कम करते। तो कम करने का मतलब है वहां एल्युमिनियम आपके ऐसे दूर दूर होते, है ना। ये डेंसिटी कम होती तो एल्युमिनियम दूर दूर होते, ऐसे एल्युमिनियम भी दूर दूर होते, और ऐसे इस तरह फास्फोरस भी दूर दूर होते। अब फास्फोरस और एल्युमिनियम के दूर दूर होने की वजह से होगा क्या, यहां से फास्फोरस एटम का इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ एल्युमिनियम करेगा, तो ये एल्युमिनियम के नेगेटिव आयन बनेंगे और यहाँ पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो ये एक विड्थ आपकी बन गई। आप देखो यहाँ विड्थ इतनी है नॉर्मल डायोड में, और यहाँ विड्थ कम है। क्यों कम हुई विड्थ? बिकॉज हायर डेंसिटी की वजह से आपके इम्प्योरिटी आइटम जो मिलाए हैं आपने वो डेंस है। हम सेमीकंडक्टर का साइज नहीं बढ़ा रहे, केवल उसके अंदर जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ा रहे हैं। तो दो चीजें आप यहाँ पे देखो, एक तो साइज कम है, विड्थ पतली है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम है, और दूसरा उतनी कम दूरी में आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6 8 15 20 इस तरह से आयन दिख रहे हैं, पॉजिटिव भी और 15-20 आयन दिख रहे हैं, मतलब होंगे मोटे तौर पर, ज्यादा होंगे निगेटिव भी। लेकिन जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें एक तो चौड़ाई भी ज्यादा है और दूसरा इसकी तुलना में कम पॉजिटिव आयन है, कम निगेटिव आयन है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो विड्थ कम है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और विड्थ कम है तो इसका मतलब है पोटेंशियल यहाँ पर काफी ज्यादा होगा, चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगा। अब ऐसे में आपने एक और काम कर दिया, इस एन को जोड़ दिया पॉजिटिव से और इस पी को जोड़ दिया निगेटिव से। जब आपने ये उल्टा काम कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर जो था वो पहले की तुलना में और चौड़ा हो गया, है ना। ये पॉजिटिव आयन भी इसके अंदर आ गए, ये पॉजिटिव आयन भी आ गए, और इधर भी चौड़ा हो गया क्योंकि ये निगेटिव आयन भी आ गए। लेकिन अभी भी रिवर्स बायसिंग होने के बावजूद भी अभी भी इसकी विड्थ उतनी नहीं हुई जितनी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की वैसे होती है। लेकिन हुआ क्या, इसमें और सारे चार्ज आ गए। तो जहां इतनी विड्थ में 4 6 8 10 चार्ज थे, वहां एकदम से यहाँ पर कई सारा चार्ज आ गया। तो जैसे आपने रिवर्स बायस लगाया वैसे ही यहाँ पर विड्थ चौड़ा हुआ, और चौड़ी होते ही उस बैरियर ने और सारे चार्जों को अपने में समेट लिया, इतनी बड़ी मात्रा में चार्ज समेट लिया कि इस पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन आयनों की वजह से एकदम से बढ़ गई। अब बढ़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये बढ़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है,
अगल बगल की जो एल्युमिनियम के बॉन्ड बने हैं, किसके साथ? सिलिका के साथ। एल्युमिनियम सिलिका के साथ जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई पोटेंशियल बैरियर की, ये इन बॉन्डों को तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन तेजी से जंक्शन की तरफ भागते हैं। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इनहांस कर गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगल बगल के जो पड़ोस के एटम हैं वहां से बॉन्डों को तोड़ना शुरू कर देती है। और आपको मालूम है बॉन्ड हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ही बनते हैं। जैसे सिलिका का है, सिलिका के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही 4 इलेक्ट्रॉन जब अपने पड़ोसियों के साथ साझेदारी करेंगे तो ये बॉन्ड बनता है। अगर बॉन्ड टूट रहा है यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने खींच लिया। और हमें यह भी मालूम है केमिस्ट्री की नॉलेज से कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर ऑर्बिट से निकालना आसान है तो वापस भेजना भी आसान है। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से आ भी सकता है, जा भी सकता है, यानी प्रोसेस कैसा होता है? रिवर्सिबल। अगर हम आने को एक प्रोसेस कहें तो जाना उसका उल्टा प्रोसेस हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से बढ़ गई, क्यों बढ़ी? क्योंकि बहुत सारे चार्ज आ गए। बहुत सारे चार्ज क्यों आ गए? क्योंकि आपने डोपिंग ही बहुत ज्यादा की है। तो उसकी वजह से वहां एक इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है रिवर्स, एक खास रिवर्स वोल्टेज पर, कि वो अगल बगल के बॉन्डों से इलेक्ट्रॉनों खींच खींच के अपनी तरफ लाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींच करके आते हैं तो बड़ी मात्रा में जंक्शन के क्रॉस करंट फ्लो करती है। और उस समय रिवर्स करंट जब बढ़ जाती है रिवर्स बायस में, उसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। हाँ, इतनी नहीं होती करंट, कितनी हीट प्रोड्यूस कर दे कि जंक्शन जल जाए, लेकिन जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो बॉन्ड फिर से बैटरी के द्वारा पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों से रिपेयर भी हो रहे होते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन मुहैया कराए जाते हैं रिवर्स करंट को बढ़ाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन किसी परमानेंट डैमेज करके नहीं कराए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक रिवर्सिबल प्रोसेस यानी बॉन्डों को तोड़ करके निकाले जाते हैं और उसकी वजह से वो जंक्शन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। ये एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब हम इसको और गहराई से पढ़ते हैं बैंड थ्योरी में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का एक फिनोमेना है, जिसे क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और आप पाओगे कि जो बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये ऐसा है कि ठीक है आप कह रहे हो तो मान रहे हैं, लेकिन बात कुछ बहुत हजम हो नहीं रही है कि अगल बगल के बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं और फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं और फिर वो रिपेयर हो जा रहे हैं, है ना? उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता वो। ठीक है, वो आई एम एग्री विथ इट, और वो एक वेल डॉक्यूमेंटेड है, इट इज नॉट वेरी कन्विंसिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई और बॉन्डों को तोड़ तोड़ के अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉनों को, तो करंट को फ्लो करा दिया और आपका बन गया बहुत सारा चार्ज निगेटिवली इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इट इज ओके, सो एक्सप्लेनेशन, जो कि फर्स्ट ईयर बेसिक क्लासेस में छोटे क्लास के बच्चों के लिए ये एक ठीक ठाक सा एक्सप्लेनेशन है, जिनको वो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बट नाउ यू आर मेच्योर, नाउ अब आप एक बड़े बच्चे हो गए हो, बिग गाय हो गए हो, तो अब आप लोग को थोड़ा सा गहराई में उतरना है। नाउ यू हैव टू डिस्कस द क्वांटम मैकेनिकल ओरिजिनेशन ऑफ दिस फिनोमेना। और आप पाओगे कि क्वांटम मैकेनिक्स जब समझाते हैं तो ज्यादा कन्विंसिंग है, ज्यादा फिजिकल है और ज्यादा मतलब सुकून देने वाला है कि हाँ ये चीज लग रही है कि सही है। तो लिखिए जरा ये सब चीजें, अभी इसको तो लिखना होगा हमें जेनर डायोड के बारे में, कि जहां तक लिखा है उसके आगे लिखो द जेनर डायोड when a Zener diode when a Zener diode is when a Zener diode is connected when a Zener diode is connected in reverse mode when a Zener diode is connected in reverse mode, the width of depletion layer increases. The width of depletion layer increases. Full stop. At certain specific
at certain specific reverse voltage value at certain specific reverse voltage value, the electric field across the depletion layer at certain specific reverse voltage value, the electric field across the junction becomes very large. The electric field across the junction becomes very large. This electric field, across the junction, certain specific voltage, the electric field across junction becomes very large. Full stop. This large electric field start to break. This large electric field start to break the covalent bonds. Start to break the covalent bonds of nearby semiconducting atoms. Nearby semiconducting atoms. And break the covalent bonds of nearby semiconducting atoms and attract the electrons toward the junction barrier, and attract the electrons across the junction barrier. अगल बगल के बॉन्ड टूटे, उन टूटे हुए बॉन्डों से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन के अक्रॉस मूव किए तो उसकी वजह से वहां पर एक करंट फ्लो हुई, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि रिवर्स बायस आप लगा रखे थे, और ये करंट काफी बड़ी मात्रा में फ्लो करेगी क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड टूटे होंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम जेनरल ब्रेकडाउन प्रोसेस कहते हैं। लिखें, बाय क्रॉसिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स towards the p-n junction, उसके बाद by crossing of these electrons across the junction, large reverse saturation current flows through the junction. Large reverse saturation current flows through the junction that is known as
that is known as Zener breakdown. That is known as Zener breakdown. मैंने आपको पहले बताया है ब्रेकडाउन का मतलब होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट का काफी ज्यादा बढ़ जाना, ना कि जंक्शन का जल जाना। अगर एक करंट बहुत ज्यादा है और ऐसी प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो रहा है जो कि इरिवर्सिबल है, देन आपका जंक्शन डैमेज हो जाएगा, आपका पूरा डायोड डैमेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं जो कि रिपेयर हो सकते हैं, इसीलिए इस ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा पीएन जंक्शन फिर से रिकवर कर जाता है, जैसे उसको हम नॉर्मल कंडीशन में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे लिखो, आफ्टर Zener breakdown, after Zener breakdown, the Zener diode, after Zener breakdown, the Zener diode never destroyed the Zener diode never destroyed permanently. The Zener diode never destroyed permanently. Permanently. Full stop. In this whole process, the Brecht covalent bonds. But in this whole process, पूरी प्रक्रिया है. In this whole process, the Brecht covalent bond, ऐसे लिखो, सेंटेंस ऐसे बना तो, in this whole process the Brecht मतलब टूटे हुए, in this whole process the Brecht covalent bonds, the Brecht टूटे हुए Brecht covalent bonds repair covalent bonds repair again and again the covalent bond, the Brecht covalent bond repair again and again so the Zener breakdown mechanism may takes place many times. May takes place many times. क्या आप कह रहे हो? इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो भी तरीका है इलेक्ट्रॉनों को खींच करके रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ाने का, वो तरीका है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना। और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये है कि उसको तोड़ने के बाद उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। अगर रिपेयर किया जा सकता है तो इसका मतलब हम जेनर डायोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ब्रेकडाउन कराएंगे, फिर से हम उसको रिपेयर कर देंगे, फिर ब्रेकडाउन कराएंगे, फिर रिपेयर कर देंगे। तो इस तरह से इसमें हम जब चाहे ब्रेकडाउन करा दें रिवर्स वोल्टेज लगा करके, और फिर जैसे रिवर्स वोल्टेज हटाएंगे वो फिर से अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो इस तरह से ये एक मल्टी मतलब मैनी टाइम यूज करने वाला डायोड है। ये उस तरह का नहीं कि एक बार ब्रेकडाउन हुआ तो वो नष्ट हो गया। और इसका यही इस्तेमाल जो होता है, इसके बार बार रिपेयर होकर के फिर से ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो जाने वाला, इसी एक प्रोसेस की वजह से हम इस डायोड को स्टेबिलिटी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं।
ये कह दो स्टेबलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। वोल्टेज स्टेबलाइजिंग यूनिट जो बनाते हैं हम अपने डिवाइस में कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो तो अपने आप को एडजस्ट कर ले सर्किट। जैसे होता है ना, हम लोग फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर रखते हैं, एसी के साथ स्टेबलाइजर रखते हैं। तो ये सारे जो स्टेबलाइजर का नाम ही स्टेबलाइजर है कि अगर कभी इनपुट आने वाले वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो तो उस उतार चढ़ाव का नुकसान हम हमारे फ्रिज, एसी, टीवी जो भी कुछ हम ले रहे हैं उसके ऊपर ना जाए। वो स्टेबलाइजर उस उतार चढ़ाव को स्टेबल कर दे, मैनेज कर दे। अगर कुछ बढ़ रहा है तो उसको घटा के मैनेज कर दे, कुछ घट रहा है तो बढ़ा के मैनेज कर दे। तो हमारा जो जेनर डायोड होता है, क्योंकि वो जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन बार बार कर सकता है, इसीलिए उसको हम एक रेगुलेटर सर्किट, रेगुलेट करना मतलब, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रक। कम हो तो ज्यादा कर दो, ज्यादा हो तो कम कर दो, धीमा है तो तेज कर दो, तेज है धीमा कर दो। वो रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लिखे ड्यू टू दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी the Zener diodes, due to this specific property the Zener diodes are used, the Zener diodes are used in voltage regulator circuit, in voltage regulator circuit। ठीक है, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस द जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन प्रोसेस थ्रू द बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम के थ्रू हम इस प्रोसेस को कैसे समझते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो पॉसिबली कल हम वो उसका कुछ थोड़ा सा इशू था फोन का, तो आज हम नहीं ले पाए, लैपटॉप पे हम क्लास ले रहे हैं। कल पॉसिबली अगर हम बोर्ड पे लेंगे क्लास तो फिर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा जेनर डायोड की प्रोसेस का, कैसे उसमें फर्मी लेवल की पोजीशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है और कैसे वहां पर टनलिंग की घटना होती है। ओके, तो कल हम उसको बनाते हैं। इसमें थोड़ा ड्रॉ करना हमारे लिए तो थोड़ा सा हो जाता है, बट कल हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं।